तो वहीं उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक जारी है। आपको बता दें कि 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दे सकती है कैबिनेट, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज और राजकीय अस्पतालों में एक समान दरें लागू करने पर फैसला संभव है। एकल महिलाओं को सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध कराने पर हो सकता है फैसला। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऋषिकेश में होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियों पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दे सकती है कैबिनेट। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही सुदीप जैन फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए। जानकारियों से ले लेते हैं। सुदीप जी, इस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, करीब आधा घंटा देरी से बैठक शुरू हुई है और बैठक में 2 दर्जन से अधिक मामले हैं। सभी कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो कैबिनेट बैठक हो रही है, इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में G20 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं, जबकि जो आज मेडिकल ड्रोन पॉलिसी और मेडिकल कॉलेज और राजकीय अस्पतालों में एक समान दरें लागू करने का प्रस्ताव भी मंजूर हो रहा है। यह आम आदमी से जुड़ा प्रस्ताव है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि मंत्री रेखार के विभाग जुड़े 2 बड़े प्रस्तावों पर भी आज कैबिनेट में मोहर लगने जा रही है। तो मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हो रही है, थोड़ी देर में इसकी ब्रीफिंग शुरू होगी। बिल्कुल, और इस बैठक में ऋषिकेश में होने वाले G20 को लेकर भी चर्चा हो सकती है, रणनीति बनाई जा सकती है। साथ ही साथ मिशन 2024 को लेकर भी ये भी जानकारी मिल रही है। देखिए, कैबिनेट बैठक में सरकार से जुड़े विषयों पर और जो गवर्नमेंट को आगे फैसले लेना, उस पर चर्चा होती है। जहां तक लोकसभा का प्रश्न है, तो वो भारतीय जनता पार्टी का अपना व्यक्तिगत प्रश्न है। इसका कैबिनेट से कोई लेना देना नहीं है। G20 को लेकर राज्य सरकार एक समीक्षा के रूप में वार्ता कर सकती है कैबिनेट के जो मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधि हैं। इसके साथ ही ठीक है सुदीप जी, आप नजर बनाए रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच आपको एक और खबर बता दें, उत्तराखंड में 24 IAS और 1 PCS अधिकारी का ट्रांसफर हुआ है। हरिद्वार, नैनीताल और अल्मोड़ा के जिलाधिकारी बदले गए हैं। आपको बता दें, धीरज गर्ब्याल हरिद्वार के नए जिलाधिकारी बने हैं, वहीं वंदना को अल्मोड़ा से हटाकर नैनीताल का DM बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि KMVN के MD विनीत तोमर अल्मोड़ा के नए जिलाधिकारी होंगे, वहीं संदीप तिवारी को KMVN का MD बनाया गया है। विनय शंकर पांडे अब सचिव मुख्यमंत्री औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी देखेंगे, वहीं पंकज कुमार पांडे का कद बढ़ाया गया है। PWD की जिम्मेदारी भी उनको सौंपी गई है। RK सुधांशु से लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी वापस ली गई है। आपको बता दें, RK सुधांशु को शहरी विकास की नई जिम्मेदारी दी गई है। सचिन कुर्बे को सचिव नागरिक उड्डयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दीपेंद्र चौधरी से शहरी विकास हटाकर उन्हें सचिव कृषि बनाया गया है। सुदीप जैन ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुदीप जी, ये ट्रांसफर किस लिहाज से किया गया? देखिए, कई दिनों से ये ट्रांसफर इसलिए प्रस्तावित थे क्योंकि राज्य में 7 अफसर सचिव रैंक में प्रमोट हो गए थे और मार्च में ट्रांसफर सीजन भी होता है। बीते कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि तबादला लिस्ट लगभग बनकर तैयार है और कभी भी जारी हो सकती है। मुख्यमंत्री कल हरिद्वार से लौटे और फाइनल मंथन करते हुए उन्होंने तबादलों को ग्रीन सिग्नल दे दिया। इस तबादले में कई महत्वपूर्ण चीजें दिखती हैं, जैसे काम को तवज्जो दी गई है। यही वजह है कि हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे, जिनका बहुत शानदार कार्यकाल रहा हरिद्वार जिले में, बड़े भूमाफियाओं पर कार्रवाई का अमल का सफल संचालन और कई उनके द्वारा जो बड़े निर्णय लिए गए, उसमें दूसरा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय, सरकारी जमीनों को बहुत अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उनके कामकाज को देखते हुए उनकी एंट्री मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई है। वो उद्योग और राज्य में जो नया निवेश होना है उसको लेकर कामकाज को देखेंगे। आने वाले समय में इन्वेस्टर समिट भी होनी है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग RK सुधांशु पहले ही अनिच्छा जता चुके थे और लोक निर्माण विभाग छोड़ना चाहते थे, लिहाजा पंकज पांडे को ये विभाग दिया गया है। 3 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए हैं क्योंकि चूंकि हरिद्वार के जिलाधिकारी सचिव हो चुके थे। तो एक बड़ी तबादला लिस्ट थी जिस पर कल मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसे जारी किया गया है। बिल्कुल, और इसमें बड़ा नाम धीरज गर्ब्याल का भी है, जो कि हरिद्वार के नए जिलाधिकारी भी बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, धीरज गर्ब्याल एक ऐसे जिलाधिकारी हैं जो क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते हैं।
रामनगर में जो G20 का पहला समिट था उसमें उनके द्वारा शानदार जो काम हुआ उसको मुख्य सचिव ने सराहा और उसी वक्त तय हो चुका था कि इनको एक बड़ा जिला मिलने वाला है। इसी प्रकार से धीरज गबर्याल को हरिद्वार दिया गया है। हरिद्वार में मुख्यमंत्री धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हर की पैड़ी कॉरिडोर डेवलप करना। तो इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी जो धीरज गबर्याल नए जिलाधिकारी होंगे उनकी होगी और शनिवार को चार्ज ले रहे हैं जिले में नए जिलाधिकारी के रूप में। ठीक है सुदीप जी, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार को प्रदेश में 69 शत्रु संपत्ति की सूची सौंपी है। ये शत्रु संपत्ति राजधानी देहरादून, मसूरी, नैनीताल, इसके साथ ही भगवानपुर, ज्वालापुर और किच्छा में है, जिन पर कब्जा लेने के लिए सभी जिलाधिकारियों ने कार्रवाई अब शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने शत्रु संपत्ति को लेकर ये कहा है कि शत्रु संपत्ति का विषय केंद्र सरकार है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस समय में जो लोग अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, ऐसी संपत्ति को केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति घोषित किया। इसकी स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है, यानी कि इसका जो स्वामी है वो केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों में शत्रु संपत्ति चिन्हित करके सभी जिलाधिकारियों को सूची भेजी है। उत्तराखंड में आपको बता दें कि 69 संपत्तियों की जो सूची है वो दी गई है। इसके साथ ही जिलाधिकारियों को इनका सर्वे, मूल्यांकन और कब्जेदारों को नोटिस देकर उस संपत्ति को केंद्र सरकार में निहित कराना है, इसके निर्देश दिए गए हैं। शत्रु संपत्ति का विषय भारत सरकार का है। भारत जो भी लोग 1947 में भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उनकी जो संपत्ति बची हुई थी वो भारत सरकार ने उसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर किया है। उसको वेस्ट करने के लिए बहुत तेजी से कार्रवाई चल रही है। तो सुदीप जैन ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शत्रु संपत्ति जिसको अब छुड़ाया जाएगा, केंद्र सरकार की बताई जा रही है ये संपत्ति। टोटल जो संख्या इसकी बताई गई है वो 69 बताई गई है। कब ये कार्रवाई शुरू होगी, किस तरीके से आगे की तरफ ये कार्रवाई बढ़ेगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, केंद्र सरकार के पत्र के बाद राज्य के गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखते हुए उनके जिलों में मौजूद जो शत्रु संपत्तियां हैं, शत्रु संपत्ति उसे कहते हैं जो लोग डिवाइड यानी जब पाकिस्तान का भारत छोड़ पाकिस्तान चले गए और उनकी उस संपत्ति पर फिलहाल कोई नहीं रहता है। कई बार ऐसा ये भी जानकारी आई कि इस प्रकार की संपत्तियों को गलत तरीके से बेचा खरीदा भी गया है। तो जिलाधिकारी शासन को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और बताएंगे कि उनके यहाँ कितनी संपत्तियां हैं, उसकी एक्चुअल स्टेटस क्या है। उस पर नियंत्रण और अधीन चूक केंद्र सरकार का है, तो उसका अधीन और पोजीशन लेने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सूचना भारत सरकार को भेजी जाएगी। क्योंकि भारत सरकार का गृह मंत्रालय सीधे इस मामले को देख रहा है और पूरे देश में कार्रवाई की जा रही है। ठीक, इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी शत्रु संपत्ति जिसको अपने कब्जे में लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह बुधवार को नैनीताल पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले मां नैना देवी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने गुरुद्वारा दरबार साहिब में मत्था टेका है। इसके साथ ही आपको बता दें, राज्यपाल गुरमीत सिंह राजभवन में आज से आयोजित गवर्नर्स गोल्फ कप प्रतियोगिता का शुभारंभ भी करेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गुरुद्वारा पहुंचे, मत्था यहां पर टेका। धर्मनगरी हरिद्वार में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 528 आवासों का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने इस योजना को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर कहना है कि हमारी सरकार का संकल्प है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास होगा उसको जल्द पूरा कर लोकार्पण किया जाएगा। बीच में किसी भी योजना को रोका नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश के हर गरीब परिवार को अपना घर मिल सके। उस दिशा में हरिद्वार में 528 आवास बनाकर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने जल्द ही हरिद्वार में 1100 के करीब आवास का लोकार्पण का ऐलान भी किया है। हमारा संकल्प है कि जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करेंगे, यानी कि जो योजनाएं भी हम प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, यानी कि जो योजनाएं शुरू होंगी वो योजनाएं पूरी होंगी।
बीच में कोई योजना नहीं रुकेगी। और कहीं ना कहीं आज जो 528 मकान आज मिले हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है कि देश के हर गरीब का अपना पक्का घर हो, उसकी पक्की छत उसको मिले, उस दिशा में एक बड़ा कदम है। मैं समझता हूँ देश की जनता ये फर्क भली भांति समझती है कि कहाँ 8 लाख मकान आज़ादी के बाद कुल बने थे और कहाँ 9 सालों में 4 करोड़ से भी अधिक लोगों को अभी तक मकान मिल चुके हैं। इसलिए देश की जनता के सामने फर्क साफ है, इसलिए कहीं कोई मुकाबला नहीं है। देश की जनता एक तरफा, पिछली बार भी हमारे उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें एक तरफा जनता के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी को मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, इस बार भी उससे बड़े अंतर से मिलेंगी। वहीं मसूरी में 144 करोड़ रुपए की मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के पूरा होने पर मसूरी बीजेपी मंडल, मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, मसूरी होटल एसोसिएशन सहित कई सामाजिक संगठनों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का मसूरी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया है। इस मौके पर गांधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का फूल माला और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। आपको ये भी बता दें कि मसूरी में पेयजल की समस्या को देखते हुए 144 करोड़ रुपए की पेयजल योजना राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के सहयोग से केंद्र सरकार से स्वीकृति कार्रवाई करवाई गई और आज योजना पूरी सफल हो चुकी है। कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बना दीजिएगा, मैं मसूरी का स्वरूप बदली कर दूंगा। क्योंकि यहाँ अगर दिक्कत आती है, हम कुछ काम करना चाहते हैं तो नगर पालिका उसमें टांग अड़ा दीजिए। क्योंकि आज नगर पालिका में हमारा बोर्ड नहीं है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बन जाएगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी, मसूरी के आधी से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज वेंडिंग जोन हम नहीं बना पा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट वालों की आवाज़ हम नहीं बना पा रहे हैं, पैसा 5 करोड़ रुपया माता जी ने दे दिया है। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए स्थानीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का होना जरूरी है। वहीं पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बुधवार को जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक ली है और इस दौरान उन्होंने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने पेयजल निगम, जल संस्थान और संबंधित अधिकारियों को दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष शेष कार्यों को 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधीक्षण अभियंता जल निगम को सभी अधिशासी अभियंताओं के स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए आपको बता दें प्रतिदिन हो रहे कार्यों की फोटोग्राफ के विवरण प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। ने जो बैठक की वो जल जीवन मिशन की प्रोग्रेस को देख कर की है, प्रोग्रेस के रिव्यू के लिए की है और इसमें 2764 के अगेंस्ट हमारी जो कंप्लीटेड स्कीम है वो 1852 है और लगभग 18 ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें अभी भी हमारे टेंडर किए जा रहे हैं या टेंडर का प्रोसेस चल रहा है। तो मैंने संबंधित विभागों को ये निर्देशित किया है कि मई के एंड तक हमारे सारे टेंडर्स कंप्लीट हो जाएं और सिमिलरली लगभग 87 और स्कीम्स हमारी 31 मई तक कंप्लीट हो रही है। हमारा टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी हम अपनी वो छोटी स्कीम्स को कंप्लीट करते हुए पंपिंग की बड़ी स्कीम्स पर फोकस करें। सर पौड़ी मुख्यालय की बात करूँ तो आज मत्स्य पालक विकास अभिकरण के अफसरों की कार्यशैली पर मंत्री सौरभ बहुगुणा फायर हो गई। आपको बता दें कि सौरभ बहुगुणा ने जब अफसरों से 1 साल की उपलब्धि पूछी तो कोई भी अफसर नहीं बता सका, जिससे भड़के मंत्री ने अधिकारियों को 3 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। तब भी सुधार नहीं होने पर छुट्टी करने का आदेश यहां पर दे दिया गया है। दरअसल बुधवार को उत्तराखंड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण की आपको बता दें कि प्रबंध समिति के अध्यक्ष सौरभ बहुगुणा ने बैठक की और इस बैठक में न सिर्फ अधिकारी बिना तैयारी के पहुंचे बल्कि 3 प्रमुख अधिकारियों में कोई तालमेल भी नजर नहीं आया। इसके चलते बैठक के दौरान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों की क्लास लगा दी। सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए ये कहा है कि इस बैठक में अधिकारी बिना तैयारियों के पहुंचे हैं और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ इस बैठक में सबका समय बर्बाद हुआ है, जबकि अधिकारियों को कुछ दिन पहले ही इस बैठक की जानकारी दे दी गई थी। बावजूद इसके तैयारी करके ना आना बेहद दुखद है। अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज विभागीय मंत्री ने यह कहा है कि पिछले 1 साल के भीतर प्रदेश में मत्स्य
पालन को बढ़ावा देने के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया गया है। साथ ही प्रबंध समिति के 3 प्रमुख अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल न होने पर सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि आपसी तालमेल बनाकर विभाग के लिए बेहतर काम करेंगे। साथ ही मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सचिव BVRC पुरुषोत्तम को इस बात के लिए भी निर्देश दिए कि इन सभी अधिकारियों को 3 महीने का समय दिया जाए। अगर ये अधिकारी अगले 3 महीने में अपने कार्यशैली में कोई बदलाव नहीं लाते हैं तो विभाग कोई उपलब्धि हासिल नहीं कराता है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी जिनको हटा दिया जाना सही होगा और ऐसे अधिकारियों को हटाने के उन्होंने निर्देश दिए। इनको स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि आज मैं खुद जिलों में जाता हूं, मैं फार्मर से मिल रहा हूं और शिकायतें यही हैं कि एक कांस्टेंट मार्केटिंग वहां पर नहीं मिल पा रही, मार्केट नहीं मिल पा रही है। जो हमारे स्टोरेज हैं, ट्राउट की प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो उसको स्टोर करने के लिए जगह नहीं है। मैं उत्तरकाशी में था, उसके पहले टेहरी में था, वहाँ पे फार्मर्स से भी कुछ ऐसी शिकायतें सुनने को मिली हैं। तो मैंने आज अपने अधिकारियों को स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि 3 महीने का वर्क प्लान बना के और कैसे किसानों को और बेनिफिट दिया जा सके, कैसे उनको एक कांस्टेंट मार्केट प्रोवाइड की जा सके ताकि उनको ट्राउट से फ़ायदा हो सके। एक ऐसी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उत्तराखंड में ट्राउट फार्मिंग के लिए, रनिंग वाटर, कोल्ड रनिंग वाटर हमारे पहाड़ों में है, तो हमको तो बहुत बड़ा काम ट्राउट में कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जब आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो उसको आपको मार्केट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसको आपको स्टोरेज करनी पड़ेगा। तो अब 3 महीने का समय दिया है और उम्मीद यही है कि 3 महीने में एक रिपोर्ट हमारे समक्ष रखी जाएगी जिस पे फिर हम लोग अगले 6 महीने काम करेंगे। दुखद है कि आज की बैठक में भी मैंने ये मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा। वहीं नगर पालिका परिषद द्वारा मसूरी की स्थापना के 200 साल पूरे होने पर आपको बता दें द्विशताब्दी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत बुधवार की शाम को मसूरी के ऐतिहासिक गांधी चौक पर ITBP के जवानों ने आपको बता दें ब्रांस बैंड की प्रस्तुति दी है और इस प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। मसूरी के 200 साल पूरे होने पर मसूरी की स्थापना करने वाले कैप्टन यंग की वंशज रिचल अपने परिवारजनों और दोस्तों के साथ मसूरी पहुंची। रिचल ने मसूरी के 200 साल पूरे होने पर मसूरी वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस मौके पर अपनी खुशी भी जाहिर की। मसूरी गांधी चौक में आयोजित कार्यक्रम में कैप्टन यंग की वंशज रिचल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। वह ITBP के जवानों के द्वारा प्रस्तुत ब्रांस बैंड की धुन में खोसी गई थी। आपको बता दें रिचल ने ITBP के जवानों की ब्रांस बैंड की प्रस्तुति की जमकर तारीफ भी की। हम 200 वर्ष जो नगर पालिका को और मसूरी को बने हुए हो गए वो मना रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए वो है क्योंकि आज हम यहाँ पर हैं और इस भव्य आयोजन को हम नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। और हमारे बीच में जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिन्होंने ये नगरी बसाई थी कैप्टन यंग 1823 में, और उनकी जो फैमिली हमारे बीच आई है, क्योंकि 200 साल में तो बहुत सारे उनकी पीढ़ियां बदल गई होंगी, परंतु उनकी पीढ़ी से एक लंदन से उनके एक परिवार में से हमारे बीच आए हैं, उनके फ्रेंड्स भी आए हैं। हम उनका बहुत हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं और हम इस 200 वर्ष को बहुत खुशी से मना रहे हैं। इसमें भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिसका आगाज हमने आज ITBP के जवानों के बैंड से किया, क्योंकि हमारे लिए ITBP सबसे ज्यादा मायने रखती है। Here for himself 200 years ago. The very first house no longer exists, but the reason he built it was that he was working, he was based down in Dehradun. He was training what became the Brigade of Gurkhas. And of course he used to go exploring in the countryside and he'd go up the hills and he just loved this place. He loved the scenery, he loved the landscape, he loved the hills, the snows. And he loved the climate. He thought the climate was absolutely ideal. And we know this because this is what he wrote back in letters to his sisters at home, and they're quoted in his daughter's biography. And he thought the climate was so good that for soldiers who had
वहीं कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पदमपुर सुखरो के पंचायत घर में संचालित पोस्ट ऑफिस को खाली कराए जाने के फरमान से स्थानीय लोग भड़क गए हैं। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने नगर निगम कार्यालय में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने आदेश को निरस्त कर पंचायत भवन में पोस्ट ऑफिस के विधिवत संचालन के लिए एग्रीमेंट बनाने की मांग भी की है। पदमपुर सुखरो के नागरिक मालवीय उद्यान में एकत्र हुए। यहां से वे नारेबाजी करते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि साल 1963 से क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस संचालित हो रहा है। डाक विभाग की ओर से पदमपुर, समल चौड़ और लालपुर, ध्रुवपुर सहित आसपास के करीब 25,000 आबादी को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त शाखा को सब पोस्ट ऑफिस में अपग्रेड किया गया है। इससे क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधाएं मिल रही हैं। आज हमारे को यहाँ पे हम एक ज्ञापन देने आए हैं नगर आयुक्त को, मेयर साहिबा को, कि भाई जो सहूलियतें मिल रही हैं जिससे 25,000 लोग लाभान्वित हैं, जिसमें विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन सारी पेंशनें वहाँ से होती हैं, वो वहाँ पे स्पीड पोस्ट है, सब कुछ है। 5 लाख तक का, 50 लाख तक का उसमें लेन देन हो सकता है। उस पोस्ट ऑफिस को बंद करा रहे हैं। 3,000 रुपये नगर निगम को फायदा हो रहा है। हम ये पूछ रहे हैं कि इतने वो पंचायत, नगर पंचायत है, किससे मिल रहा है? अगर इनको 3,000 भी मिल रहा हो कहीं पे, लेकिन नहीं, उसको बंद करा रहे हैं। उसी के लिए हमारा आज ये धरना प्रदर्शन था और 1 हफ्ते के बाद हम इससे 10 गुने ज़्यादा लोग। पोस्ट ऑफिस जो है वो निगम के पंचायत भवन में अभी वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। तो उनकी मांग यही है कि क्योंकि इसमें 2020 में बोर्ड से प्रस्ताव हुआ था कि उस जो पोस्ट ऑफिस को है तत्काल वहाँ से हटा दिया जाए और पंचायत भवन को खाली करा दिया जाए। तो लोगों की मांग यही है कि उससे काफ़ी लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 25,000 करीब लोगों को उस पोस्ट ऑफिस से उनका काम रहता है। तो इसी संबंध में उनका द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि इसको शीघ्र ही बोर्ड में दोबारा से प्रस्ताव लाकर जो ये पूर्व का जो प्रस्ताव है उसको खारिज कर दिया जाए, ताकि जो पोस्ट ऑफिस है यथावत चलता रहे। लक्सर में कई स्थानों पर आंधी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। आलम यह है कि क्षेत्र में कई जगह पर सड़कों पर पेड़ गिरे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पेड़ जो हैं वो गिरे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं कहीं बड़े होर्डिंग बोर्ड भी जमीन पर गिरते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आम की फसल भी आंधी तूफान से प्रभावित हुई है। बिजली का एक केबल था, वो जो आ रहा था दुकान पे, वो भी टूट गया है। ये पेड़ जो गिरा है उससे जो है केबल टूट गया हमारा। क्या था? जैसे ही हम दुकान पे आए सुबह तो देखा तो ये पेड़ टूटा पड़ा और हमारा बिजली का केबल भी, हमारी दुकान भी नहीं खुल पाई। कहने लगे भाई बिजली का ये है, तो फिर उसको केबल को हटाया। बड़ी मशक्क़त करने के बाद वे पेड़ के टहने वहने पत्ते वत्ते खींच के उनको एक तरफ को किया, तब जाके हमने अपनी दुकान खोली। वहीं 11वें पंचेन लामा गेदुन जोयकी नीमा के गुम होने 28वीं सालगिरह के मौके पर मसूरी में तिब्बत समुदाय के लोगों ने मसूरी में कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर तिब्बती समुदाय ने पंचेन लामा की रिहाई की मांग करते हुए उनके सकुशल होने के लिए प्रार्थना भी की। 17 मई 1995 में हमारा जो अभी ये 6 साल का जो अभी फोटो देख रहे हैं, ये हमारा 11th पेंशन लामा है जो 1995 से मिसिंग है। मिसिंग माने हम ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि चाइनीज़ ने हमें किडनैप किया है, क्योंकि ये मिसिंग सिंस 1995 28 साल पूरे हुए हैं आज। तो हम ऐसा नहीं है कि ये मसूरी में प्रदर्शन चल रहा है, ये हर आप ये बोल सकते हैं पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। और हमारा जो ये आज कार्यक्रम जो हो रहा है, जैसे कि ये हर जगह होता है, आज ही के दिन जंतर मंदिर में भी, जैसे हमारी महिला मंडल है ना, जितने भी, ये एक और कार्यक्रम जंतर मंदिर में भी प्रदर्शन किया है आज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।